हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपकी अपनी क्लास अवसरवाला में। आपका अपना यूट्यूब चैनल अवसरवाला। मैं आज लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी की नेक्स्ट क्लास। आपकी शायद 10वीं क्लास है आज, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है द्वित्व व्यंजन, उसके बाद कारांत और उसके बाद शब्दकोश में वर्णों का स्थान। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने आप लोगों को बताया कि द्वित्व व्यंजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं आज स्टार्टिंग से, द्वित्व व्यंजन क्या होता है। जब हम द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं तो बोलते हैं जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार हो तो वहाँ आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। कैसे? जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ क्या कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या दिया है, दिल्ली। अगर हम दिल्ली को उठा लें, ठीक है, दिल्ली को उठा लें और यहाँ रखें, दिल्ली को उठाकर हमने यहाँ रखा और इसको तोड़ना शुरू किया तो द प्लस ई प्लस ला और प्लस बड़ी। तो यहाँ पर जो 2 व्यंजनों की लगातार, सेम 2 व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हुई है तो ये हमारा क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन। ठीक। इसके बाद दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया आपको उच्चारण। अगर हम उच्चारण को उठा लें तो क्या, ऊ, ये आपका क्या है, स्वर है, तो अपने रूप में है। ठीक है। उसके बाद चा, फिर चा, और इसके साथ स्वर जुड़ा है आ प्लस रा प्लस आ प्लस रा और आ। ये हो गया हमारा क्या, उच्चारण शब्द का। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 ये व्यंजन आ रहे हैं लगातार, 2 सेम व्यंजनों की आवृत्ति द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है। इसका तीसरा क्या था, बच्चा, तो ब प्लस आ प्लस चा प्लस चा और प्लस आ। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, 2 बार चा की आवृत्ति हुई, 2 लगातार सेम व्यंजनों की आवृत्ति अगर हो रही है तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये दिखा है, कई बार आप इस प्रकार भी देखेंगे, सत्य। तो इसको किस प्रकार तोड़ा गया है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो स प्लस आ प्लस ता प्लस या और प्लस आ। तो अगर बहुत बच्चे बोलते सर यहाँ भी तो 2 व्यंजनों की आवृत्ति हुई तो क्या द्वित्व व्यंजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है समान, मतलब क्या लिखा है, एक ही व्यंजन की। क्या लिखा है, एक ही व्यंजन की या समान व्यंजन। एक ही व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही व्यंजन। यहाँ पे नहीं है तुम्हारा। ठीक है। तो जब यहाँ समान है तो इस, अब स्थिति ये आती है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण या अक्षर। क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण या अक्षर। तो इस प्रकार के जो होंगे वो हमारे कहलाएंगे संयुक्त वर्ण या अक्षर। लेकिन जो इस तरीके से लिखे होंगे, एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार 2 या 2 से अधिक बार हो रही है तो वहां हमारा क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन समझ में आ गया? लिख लीजिए, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, दिल्ली, उच्चारण और बच्चा। ओके। अब हम पढ़ेंगे कारांत। अच्छा, कारांत की जब बात करते हैं तो आपसे किस प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी बात करने वाली है। तो कारांत में पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा किसका कारांत है। ओके। और कारांत का अर्थ क्या होता है, से अंत होने वाला। कारांत का अर्थ क्या होता है, कारांत का अर्थ होता है से अंत होने वाला। क्या है, कारांत का अर्थ है से अंत होने वाला, मतलब जिस वर्ड से, जिस अक्षर से, जिस वर्ण से अंत हो रहा है उसको बोलते क्या, कारांत। ओके। तो समझ में आया कारांत का अर्थ क्या होता है। कारांत का अर्थ होता है से अंत होने वाला। तो इसके आगे हम आ से औ तक के जितने भी स्वर हैं, मतलब जैसे आपका ये कारांत है, इसके आगे आ से औ तक के सभी स्वर रख देते हैं। ठीक है। और जो भी शब्द आएगा इसके आगे उसी का कारांत हो जाएगा। जैसे अगर इसके आगे आ रख दिया तो अकारांत, इसके आगे
आ लिख दिया तो आकारांत, ई लिख दिया तो इकारांत, ठीक है। इसी प्रकार जो भी हम व्यंजन स्वर इसके आगे लगाते जाएंगे आ से लेकर के वही हमारा आकार, वही आकारांत हो जाएगा। जैसे देखो आ रख दिया तो अकारांत, ठीक है, आ रख दिया तो आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ठीक है। उसके आगे ए आई ओ औ, उसके बाद ओ ओकारांत और औकारांत, इस प्रकार से होता है। तो अब ये होता क्या और कैसे पहचानेंगे किस शब्द में कौन सा कारांत है, ये समझने वाली बात है कि किस शब्द में कौन सा कारांत है। ये आप लोग कैसे समझानेंगे, तो इससे तो समझ में नहीं आया भाई, चलो ठीक है आ से ओ तक रख दिया, लेकिन किस में कौन सा कारांत है। तो ध्यान दीजिए, हम एक शब्द दे रहे हैं आपको कवि। कौन सा शब्द? कवि। हमने आपको शब्द दिया क्या? कवि। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ लेंगे और देख लेंगे किस किस स्वर से खत्म हो रहा है। तो ये क्या हुआ? का, आ, वा प्लस ई। तो ये किस स्वर से खत्म हुआ? ई से। तो ये कौन सा हो गया हमारा? इकारांत। ओके। जैसे अगला हम देखें हवा, इसको तोड़ो, हा, आ, वा और आ, ये कौन सा हो गया? आकारांत। एक और जैसे लिख दें हम भालू, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? भा, आ, ला और ऊ। तो ये कौन सा हो गया हमारा? उकारांत। मतलब जिस भी वर्ड के लास्ट में जो भी स्वर आपका समाप्त करेगा उसी का कारांत हो जाएगा। यहाँ ई से समाप्त हुआ तो इकारांत, यहाँ आ से समाप्त हुआ तो आकारांत, यहाँ ऊ से समाप्त हुआ तो उकारांत, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे आपकी एक दो वर्ड अगर और ले लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए? जैसे हम ले लें सीमा। अगर हम सीमा की बात करें, सीमा हैदर की बात मत कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसीलिए नाम याद भी आ गया, ठीक है। लेकिन आप उन सीमा हैदर के पास मत जाइएगा, कई सारी सीमाएं अपने देश में, हम बॉर्डर वाली सीमा लिए ले रहे हैं, जो बॉर्डर मतलब इंग्लिश में जिसको बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। सीमा हैदर नहीं है ये। ओके, तो पहले इसको कैसे तोड़ोगे? सा प्लस ई, इसके साथ माँ के साथ कौन सा स्वर है? आ। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? यही आकारांत, ठीक है। ओके, तो जिस स्वर के साथ हमारा जो शब्द खत्म हो जाता है हमारा, उसका वही जो लास्ट स्वर होता है वही कारांत हो जाता है, ठीक है। देखो अब इसकी परिभाषा में क्या लिखा है? जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे अगर आ से खत्म हुआ तो आकारांत, अकारांत, ठीक है। आ से खत्म हुआ तो आकारांत, ई से खत्म हुआ तो इकारांत, ई से खत्म हुआ तो ईकारांत, ठीक है। इसी प्रकार ओ और आ, ठीक है। तो ये हमारा आकारांत वाला हो गया। अब इस तरीके से हमने देख लिया क्या? कारांत। तो अगर हम बात करें इसके आगे, हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा शब्दकोश में वर्णों का स्थान, इसको पढ़ने के बाद आपका हिंदी वर्णमाला समाप्त हो जाता है, जो हम लोगों ने देखा है नॉर्मली। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको और बताऊंगा। वैसे ये इसके बाद से ही हमारा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरा टॉपिक हमारा अब आज का क्या है? शब्दकोश में वर्णों का स्थान। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो इम्पॉर्टेंट तो आपका ये भी है। तो हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे सब इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर शब्दकोश में वर्णों की स्थान करें तो अगर यही हमारा अगला टॉपिक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? शब्दकोश में वर्णों का स्थान। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अगर हम आपको हिंदी शब्दकोश दे दें, ठीक है, जैसे हिंदी डिक्शनरी दे दें, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी आती है, हिंदी शब्दकोश दे दें, और आपसे बोल दें कि ऐतिहासिक शब्द का कहाँ पे मिलेगा, तो कितने लोग उसको खोज पाएंगे? बहुत कम लोग, ठीक है। और यही बात अगर हम ये कहते हैं कि आपको इंग्लिश डिक्शनरी दे दी जाए, तो इंग्लिश डिक्शनरी में आप क्या करेंगे? शब्द को खोज के दिखाइए, तो लगभग 100% लोग खोज के दे देंगे। तो जिस प्रकार आप अंग्रेजी को खोजते हो तो किस प्रकार खोजते हो? अल्फाबेट क्रम में।
तो हिंदी में भी ऐसा होना चाहिए कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार आप खोज लीजिएगा। तो वर्णमाला जैसे हमने पढ़ी आ से ज्ञा तक, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्णमाला जो हम लोग लिखते हैं वो क्रम है, लेकिन उसके बीच में जो आपका वर्णमाला क्रम सही प्रकार है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से है, और ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये क्रम याद नहीं रख पाएंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में प्रश्न आता है यहीं से आपकी परीक्षा में कि हिंदी शब्दकोश में इस वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आता है। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था छा का स्थान किसके बाद आता है, ठीक है, पूछा था। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। तो ये चीज़ें आपको समझती हैं कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान किस तरीके से है। लेकिन इसके साथ साथ एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, जो क्वेश्चन मैंने आपके पीछे बोर्ड में लिख रखा है कि हिंदी शब्दकोश में कई सारे, जैसे आपके रीजनिंग में आपने देखा होगा, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे देता है, ये मतलब कोई वर्ड लिख देता है इंग्लिश में, फिर बोलता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसका सही से क्रम लगाइए। ठीक है, जैसे 4 क्वेश्चन दे देता है, मान लो APPLE BALL CAT कैट और DO 4 वर्ड थे, तो इसमें कहेगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से सही क्रम लगाइए। तो आपका तो अभी ABCD लिखा है, लेकिन उसमें एक ही तरीके के चारों देते हैं, थोड़ा आपको रीजनिंग में टफ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देता है कि हिंदी शब्दों का क्रम बताइए, शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण। इसमें से हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर, कौन सा और लास्ट में आएगा। या कभी कभी ऐसा कर देता है कि शब्दकोश में नीचे दिए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। ठीक है, कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो हम अब आपको लिखने जा रहे हैं वर्णमाला। क्या लिखने जा रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला हम इतने में लिख देंगे। ठीक है, तो हम वर्णमाला किस तरीके से पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना, बहुत सही से ध्यान देना। हम अभी पढ़ रहे हैं, हम अभी वो लिख रहे हैं जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? आप लोग बोल सकते हैं जिसको इसको आता है, ई उ री, इसी तरीके से पढ़ते हैं। आ ई उ री ए ओ अंगा। ठीक है, ए ऐ उ औ अंग और अ। यहाँ तक ये इस प्रकार से हम 13 स्वर पढ़ते हैं। तो हमारे अगर स्वरों की बात करें तो कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक 11। ठीक है, और कुल स्वरों की बात करें तो 13। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? का वर्ग, का, ख, ग, घ, इंगा, चा, छ, ज, झ, इया, टा, ठ, ड, ढ, ढ़, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना 25 स्वर व्यंजन जो थे ये थे सबसे पहले। ठीक, इसके बाद क्या था? अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व। ठीक है, इसके बाद स, श, स और ह, ये था। इसके बाद छ, त्र और ज्ञ, ये थे हमारे थे। लेकिन इसके पहले एक और था, छ के बाद था स्र और फिर त्र और फिर ज्ञ। इस तरीके से हमारे पास है अंतस्थ, ऊष्म और आपके संयुक्त। ठीक है, इस तरीके से था। तो इस तरीके से वर्णमाला के क्रम को हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो छ शब्द है आपका, ये हमने बताया संयुक्त है, बताया था। और ये किससे किससे मिलकर बन रहा था? का प्लस सा से। किससे किससे मिलकर बन रहा था? का प्लस सा से बन रहा था। अगर त्रा की बात करें तो
किससे किससे बन रहा था, ता और प्लस रा से। देखो ये हमारे क्या है व्यंजन, तो इनके सबके नीचे क्या लगेगा, हल। हलंत नहीं, ये हलंत तो व्यंजन पूरा पूरा हो जाता है, तो इनके सबके नीचे लग जाएगा क्या, हल। अभी इसके बाद क्योंकि ये सब हैं आपके व्यंजन, ठीक। अब देखो ये इसके बाद फिर हमने दो और पढ़े थे आपके, ये और ये। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो जहां हैं वहीं पे रख दो। उसके बाद ये किसका है, इसके बाद है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, सॉरी, ठीक, यहाँ पे। और ये जो है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये दो जो थे, अब देखो जब सा किससे किससे मिलकर बना है, का से, तो ये किसके बाद जाएगा, का के बाद, ठीक है। तो ये सा हमारा कहाँ आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा छ हमारा यहाँ, ठीक। तो हमने यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो हमने ये बताया था, ये मिलता है सा और ये किससे किससे बन रहा था, सा और रा से ना, किससे किससे बन रहा था, सा और रा से। और अगर ज्ञा की बात करें, ज्ञानी की, तो ये बन रहा था आपका जा और पस यहाँ से, ये आप आगे वाला क्या था आपका, आधा आधा था। तो अगर इस रा की बात करें तो ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये सा के बाद चला जाएगा। तो ये रा उठ के हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये भी खत्म। अब त्रा की बात करें तो ता, ये किससे मिलके बना है, ता, ये ता, तो ये किसके, ता के जस्ट बाद आ जाएगा। तो ता हमारा कहाँ है, ता था ना, ओ हो, एक लाइन देखो छूट गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना थोड़ा आराम से, हल हम हटाए दे रहे हैं, ठीक है। ता, था, दा, धा और ना, ठीक है, तब आता है पापा। तो ये हमारी कहाँ आ जाएगी, का वर्ग, चार वर्ग, टावर, तावर, पावर, ठीक है। एक मिनट हम इसको सही से लिख दें, ठीक है, वरना आगे पीछे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, अब देखो तो ये हमारा क्या हो गया, ता के बाद। त्रा हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ता के बाद। इसको भी हम हटा, यहाँ से हटा दे रहे हैं, ओके। अब ज्ञा कहाँ आ रहा, हमारा पहला वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, जा से। तो ज्ञा का जो वर्णमाला में स्थान है वो कहाँ होगा, जस्ट जा के बाद होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ज्ञा, ठीक। वर्णमाला में जहाँ जिसका स्थान है वहाँ पे ज्ञा हो गया। अब अगर बात करें कौन सा बचा, ये भी खत्म, ये मैंने आपके रख ही दिए हैं। अब यहाँ पर दो बचे हमारा, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो हिंदी डिक्शनरी के अनुसार हमने उस दिन बताया था जो आ इसका निर्माण होता है वो किसका होता है, आ प्लस इसका जो ध्वनि है उससे। तो मतलब ये आ के पहले आएगा, तो ये यहाँ आएगा और ये भी यहाँ आएगा। जो कहा जाता है हिंदी वर्णमाला जो स्टार्ट होती है हमारी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है हिंदी वर्णमाला हमारी आ से स्टार्ट होती है, फल से शुरू होती है, अनार से, और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और जबकि अल्फ़ाबेट इंग्लिश जो होता है वो हमें एप्पल से शुरू करता है और जानवर बनाकर छोड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शब्दों का, वर्णों का शब्दकोश में सही से देखें तो यहाँ अनुस्वार से आपका शुरू होता है और हा पर खत्म हो जाता है। इस तरीके का ये हमारा शब्दकोश में वर्णमाला का स्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अब इस क्वेश्चन की कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या है, तो आप इसको देखिए क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में
तो पहले क्या है स, ठीक है, स से पहले क्या आएगा वाह आएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे वाह आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो रहा है सी। उससे पहले लेकिन अभी तुमने ये रख लिया सा से पहले वाह आ रहा, तो ये अभी आगे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ज्ञ की बात करें तो कहाँ शुरू हो रहा है, चा छा जा जा ज्ञ, तो सबसे पहले क्या आ रहा है ज्ञान कोश, सबसे पहले क्या आ गया सी। उसके बाद माँ, तो माँ आपका ये आपका कौन सा है, ये पापा बाबा माँ से तो यहाँ तक आ ही गया, तो उसके बाद आपका आ जाएगा डी, उसके बाद सी बी, उसके बाद ए, इसी तरीके से आएगा, देखिए सी डी बी ए, ये तरीका था आपका आंसर सही होने का, ठीक। अब ये जो वर्णमाला क्रम है ये आप लोग लिख लीजिए और इसको याद करना है आप लोग। अब इसके आगे अगर हम बात करें, जब आप हिंदी डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश को देखेंगे तो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले कुछ जैसे सबसे पहले लिखा होगा आ, ठीक है, आ से शुरू होने वाले वर्ण, तो उसमें सबसे पहला कौन सा दिया होगा, जो अंग इससे अनुस्वार से शुरू हो रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद विसर्ग से। लेकिन हिंदी शब्दकोश की अगर बात करें तो हिंदी शब्दकोश में हमें कोई भी वर्ण विसर्ग से शुरू होता हुआ नहीं मिलता है। अगर आप पूरा शब्दकोश उठा डालें या कोई भी हम किताब पढ़ें, कोई भी, हमें विसर्ग से शुरू होता हुआ वर्ण कहीं नहीं मिलेगा, विसर्ग से समाप्त होता हुआ शब्द मिल जाता है। लेकिन हम इसको याद रखने के लिए लिख लेते हैं। तो फिर इसके बाद दिया होता आ से स्टार्ट हो, पहले ये, फिर इस तरीके से आ, ठीक है। इसके बाद फिर देंगे आ से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो इसमें किस तरीके से करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दिया होगा इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर ठीक है, फिर आपके विसर्ग से होते ही नहीं है, तो बार बार लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है, फिर आ से, ठीक है। लेकिन हमने इसके बाद आपको सुनाया था आगत स्वर, इसके बाद जो दिए होते हैं फिर वो दिए होते हैं आगत स्वर से शुरू होने वाले वर्ण, ठीक है। इसी प्रकार आगे स्टार्ट होता है आपका ई, ई से कैसे स्टार्ट होता है, पहले ई, ठीक है, फिर ई, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं ई का, फिर उसके बाद स्टार्ट ऐसे ही पूरे सारे सभी स्वरों का हो जाता है, ठीक है। फिर जब स्टार्ट होता है यहाँ व्यंजन का, सभी स्वरों का हम डॉट डॉट लगा दे रहे हैं ताकि इसके आगे सभी स्वर होते हैं। फिर व्यंजन का किस तरीके से, देखो बताने के लिए बता रहा हूँ, फिर व्यंजन का स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका ये, फिर आपका ये, वैसे ये भी नहीं होता हमारा कहीं स्टार्ट, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर का आ से जो शुरू होता है, फिर का आ से जो शुरू होता है, फिर की ई से जो शुरू होता है, फिर इसी तरीके से को कौ। फिर कई बार ऐसे वर्ण होते हैं जो आधे वर्ण से स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्ण आपको सर्च करना है क्या, ये कहाँ पर हिंदी शब्दकोश में है, तो ये कहाँ मिलेगा, इसके बीच में नहीं, हमारी हिंदी डिक्शनरी जो समाप्त होता है वो यहाँ से समाप्त होता है। अगर किसी व्यंजन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, तो वो उसका जो खत्म हो जाएगा वर्णाक्षर वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर खा की बात कर दें, आगे का के बाद खा, इसी प्रकार खा शुरू हो जाएगा, कैसे, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और डॉट डॉट डॉट, फिर ये, और फिर लास्ट में ये आ जाएगा कौन सा, हमारा ये वाला आधा खा। इसी प्रकार लास्ट जो हमारा खत्म कहाँ पे होता है हमारा शब्दकोश, हा पर। हा कैसे स्टार्ट होगा, हा, ह, हा, ही, डट डट डट, हो और आधा, ठीक है। इस तरीके से पूरा हमारा वर्णमाला का शब्दकोश चलता है, ठीक है। अगर हम छा की जैसे बात कर दें, जो छा, तो ये कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे ही इसी प्रकार छंग, छा, छा, डट डट डट, छा। इस तरीके से पूरा शब्दकोश हमारा वर्क करता है। तो शब्दकोश में ऐसे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली क्लास में हम सिर्फ आपको क्वेश्चन ही कराएंगे,
ठीक है। तो ये आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, बहुत छोटे और बहुत सिंपल टॉपिक थे। अब इनको आपको आगे रिवीजन करना है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।